सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन स्टार्ट करेंगे और आपके सामने साइड में स्क्रीन में वीडियो क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के आपके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। मैं आपको ओरली एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा और आंसर दिखाते जाऊंगा। ये सेशन एक नया सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की है मैंने, जिसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा जल्दी से मैसेज करना शुरू कर दीजिए सारे लोग, ए बी या सी। सेलेक्ट द मैक्सिमम ग्रुप व्हिच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। इसके एक्सप्लेनेशन हम करेंगे बाद में, पहले आंसर बताइए। ठीक, इसका आंसर होगा बेटा डी। इसका आंसर होगा डी। देखते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या है इसका। वेरी गुड, एकदम डी आंसर है, एकदम राइट। कैसे? देखो भाई सिंपल सी बात है, हम डिस्कशन करते हैं कि टू जेनर ऑफ टू फैमिलीज, मान लो ये जीनस है और एक जीनस ये है, ठीक है। अब टू जेनर ऑफ टू फैमिलीज, अब इसकी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, तो ये बताओ बेटा क्या ये दोनों कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होंगे? एक शो सिमिलर नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन आपका गलत है। बी की बात करते हैं, टू स्पीशीज ऑफ अ जीनस। सिंपल सी बात है, जीनस की बात आता है स्पीशीज। भाई ये अलग ही क्यों है? इनकी कैरेक्टर्स अलग है। ये भी आपका बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी है, टू जेनर ऑफ अ फैमिली, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, टू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज द राइट आंसर। क्यों होगा आपको मैंने बता दिया। आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आना चाहिए वैसे। Two pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds, produce F1 progeny having round yellow seeds. When F1 plants are selfed, then F2 progeny will have to provide combination of characters. क्या होना चाहिए आंसर? A, B, C. 15:1, 9:3:1, 9:3:4, 9:3:4. सॉरी, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब आंसर दें। ए या बी सी, तीन ऑप्शन आप दीजिए, से तीन में से एक आंसर है। मैंने टीचर को हटा दिया। अब आपके चांसेस बढ़ रहे हैं आंसर करेक्ट होने। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। जितने बच्चे ज्वाइन हैं जल्दी से आंसर दीजिए। हर्ष, क्रिश, मुस्कान, आंसर दीजिए बेटा। गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। गलत हो सकता है, आप आंसर दीजिए ए बी सी। इससे आपका मेरे वॉइस से अच्छा है, आप आंसर दीजिए चैट बॉक्स। बी, वेरी गुड हर्ष, एकदम राइट आंसर बेटा आपका। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन क्या, मैंने आपको याद करो इंटरप्रेट किया था तो हमारा 9:3:1 निकलता है। याद करो मैंने बताया राउंड रिंकल, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, इस तरह के ऑप्शन दे सकते थे आप। और लास्ट में 9 एक तरह के होते हैं, 3 एक तरह के होते हैं, 3 एक तरह के ब्रांच सकते हैं और एक इंडिविजुअल रिसेसिव वाला जो डोमिनेट होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। 1 हो गया। नेक्स्ट बेटा 3। अगर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, सम डायनासोर्स हैड फेदर, दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड्स हैव फेदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन द कंटेस्ट ऑफ एवोल्यूशन। दिस मींस दैट, क्या मींस होता है इसका? आंसर दीजिए ए बी सी। कि रेप्टाइल्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम बर्ड्स, कि रेप्टाइल जो है वो बर्ड से। लास्ट क्लास में बेटा बताया था, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया। देयर इज नो इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन द रेप्टाइल्स, बट ये तो बिल्कुल नहीं, गलत होता है, जबकि दोनों के बीच में कनेक्शन मैंने कल बताया था। फेदर्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर इन बोथ द ऑर्गेनिजम्स, ये पॉसिबिलिटी है आंसर सही होने का। चलिए आंसर दीजिए ए बी सी और डी भी आंसर दिखा देता हूं मैं आपका। बर्ड्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम रेप्टाइल्स, ये थोड़ा सा आंसर बताना है आपको कि रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं बर्ड से या बर्ड से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। जल्दी आंसर दीजिए बेटा इसका। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मैं आपको कितना पास से बताऊं, सोचने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी, मेरी बेटा आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को। सर आ रही सर, झूठ बोल रहा कौन है? झूठ। ठीक है, चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा। क्या रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं बर्ड से या बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से? कौन सा आंसर होना चाहिए, ए बी सी या डी? चलिए आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उम्मीद करता हूँ हम लोग 15-20 क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे।
इसका आंसर चेक करते हैं बेटा, डी, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, क्योंकि पहले रेप्टाइल्स शो हुए, बाद में बर्ड्स शो हुए। रेप्टाइल का सेंस वो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉलिंग करते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, और बर्ड्स वो हैं जो फेदर हैं, जिनके उड़ भी सकती हैं। तो अगर हम डायनासोर्स की स्टडी करें तो कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जिनके फेदर्स थे, लेकिन आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि वो उड़ते थे, लेकिन ऐसा ये टोटली रॉन्ग है। कोई भी डायनासोर्स फ्लाइट फुल नहीं था, फ्लाइट लेस थे सारे। हाँ, कुछ हार्बीवोर्स थे, कुछ कार्निवोर्स थे। तो कुछ कार्निवोर्स जो थे वो 0.1% डायनासोर्स ओनली कार्निवोर्स थे, बल्कि सारे जो थे डायनासोर्स वो सब हार्बीवोर्स थे। ओके, ये आपको मैंने एडिशनल नॉलेज दे दी इस वीडियो में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जल्दी बताइए बेटा, सारे लोग मुझे बताइए व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टाइप कीजिए जी, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टाइप कीजिए। सत्यम डांगी बेटा बंद कर दीजिए। हाँ, आंसर दीजिए बेटा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये बेटा कि जब किसी भी क्रॉस को, किसी भी टेस्ट को सिर्फ एक करेक्टर्स के बेस पे कराया जाए, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, विच इज परफॉर्म बाय द फर्स्टली ग्रेगर जॉन मेंडल, विच इज यूज्ड बाय सम साइबम फॉर दिस experiment. In this experiment he shows that the two different organism shows in first generation only dominated characters, but in second generation all the characters will be visible. Okay, देखते हैं इसका आंसर। हाँ सर, द क्रॉस विच अकर्स बिटवीन द प्लांट शोइंग टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द ट्रेड्स। यहाँ पर टू अल्टरनेट ऑफ फॉर्म ट्रेड्स मतलब एक करेक्टर्स की बात की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। इसका आंसर क्या है? जल्दी दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना बेटा इसका, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें। व्हाट आर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? इसका आंसर ये होगा कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर द 22 pairs in numbers in humans that shows the somatic character which is responsible for your somatic visibilities. ठीक है, and the sex chromosomes are one in pair, it may be XX and it may be XY according to your gender. Okay, let's see the answer. देख लीजिए, human cells contain 23 pairs of chromosome. Out of 23 pairs, 22 pairs are autosomes, means they are similar from each other. It means they are responsible for a specific somatic characters that performed by an individual. Okay, so next question is which भाई ये वाला क्वेश्चन, which of the following scientists gave the principle of inheritance। जल्दी से आंसर दीजिए, A B C D। जब तक आंसर नहीं दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। Which of the following scientists have given the principle of inheritance? A B या C D? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर दीजिए। हर्ष, क्रिश, मुस्कान, सत्यम, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, टाइप कीजिए, टाइप करके भेजिए जल्दी से। देखो आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा मेंडल। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ग्रिफिन, जॉनसन, वॉटसन के दोनों में से, तीनों में से कोई आंसर नहीं है। लेट्स चेक द आंसर, मेंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? द फर्स्ट
फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, क्या हर एक हार्मोन जीन है? अगर हाँ तो इज द राइट आंसर, आपको चूज करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, यानी एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, हर एक प्रोटीन एक जीन है, ये भी आपको बताना है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, यानी हर एक एंजाइम के लिए एक जीन है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, यानी हर एक फैट मॉलिक्यूल के लिए जीन है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए स्टूडेंट, चलिए सोचिए इसका आंसर और दीजिए इसका आंसर, ए, बी या सी, डी। आई एम वेटिंग फॉर दैट बेटा, सारे बच्चे जो आंसर दीजिए। ओके, द आंसर इज बेटा, अगर हम बात करते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, क्या हर एक हार्मोन के लिए एक जीन है हमारी बॉडी में? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अब हम कैसे करेक्ट पहुंचेंगे? मान लीजिए हमें इसका आंसर नहीं पता। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, यानी हर एक प्रोटीन के लिए जीन है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, तो ये भी हो सकता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, यानी प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम, हर एक एंजाइम के लिए एक जीन है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, बोलो भाई, फैट मॉलिक्यूल के लिए जीन है? ये थोड़ा सा लस है, क्यों? क्योंकि फैट तो हम बाहर से भी खा सकते हैं ना, क्या जरूरत है हमारे फैट के लिए? फैट तो हम बाहर से भी खा सकते हैं। देखते हैं फिर क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए बेटा। चैट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, चारों लोग आप लोग बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, फॉर एवरी जी। क्यों? क्योंकि इसका आपको पता है कि प्रोटीन से जीन या बनती है, जीन से प्रोटीन नहीं बनती है। प्रोटीन से जीन बनेगी, जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है, हमारी बॉडी में। लेकिन आगे हम जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब हम उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर जनरली ड्यू टू, यानी अगर हम बात करें न्यू स्पीसीज की थ्योरी क्यों बनती है, क्यों न्यू स्पीसीज बनती है? पहला है सडन क्रिएशन बाय नेचर, यानी सडन होता है कोई चेंजेस क्रिएशन एनवायरनमेंट में। दूसरा है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन, ये भी सही हो सकता है। क्लोन फॉर्म ड्यूरिंग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई सिंपल सी बात है, जब भी कोई एक नई स्पीसीज होगी तो आपका रिप्रोडक्शन होगा कौन सा? सेक्सुअल, नॉट ए सेक्सुअल। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, इससे तो माइग्रेशन करना है भाई, सिंपल सी बात है। इसका आंसर होना चाहिए बी, क्या होना चाहिए बेटा आंसर? एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हु कॉइन द टर्म जीन, किसने जीन टर्म मतलब कॉइन किया, मतलब रिप्रेजेंट किया? सो स्टूडेंट, इट इज द आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ओके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? जोहानसन, ठीक है, ये आ गया जोहानसन, नहीं 1909 या 1909 में इसको दिया गया था, जोहानसन ने दिया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर डोमिनेटेड जीन्स, व्हाट आर डोमिनेटेड जीन्स, इसके आंसर कौन देगा बेटा? व्हाट आर डोमिनेटेड जीन्स का सिंपल सी बात है, लास्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द डोमिनेटेड जीन एंड रिसेसिव जीन। डोमिनेटेड जीन इट स्टैंड फॉर दैट टाइप्स ऑफ जीन्स which express their self, मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो डोमिनेट जीन होंगे, एंड दे कैन नॉट, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव, क्लियर? जीन विद एक्सप्रेस इटसेल्फ इट इज कॉल्ड डोमिनेटेड जीन, देखिए आंसर वही सेम है। फिर है नेक्स्ट, हाँ, द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, यहाँ पर दो हिंट दिया गया है कि कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और दूसरा दिया नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों किसके बाद किसने दिया है? लिनियस ने, डार्विन ने, वीजमैन ने और लैमार्क ने। देखो बेटा, लिनियस की बात करें हम फोर्थ ऑप्शन से लेते हैं, तो लिनियस रिप्रेजेंट द बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आता है डार्विन, ये भी इन्होंने ओरिजिन, मतलब आप बात करें तो स्पीसीज डेवलपमेंट की बात की थी, लैमार्क ने भी की थी। वीजमैन बेटा जर्म थ्योरी दी थी। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है, ए या सी में। तो ए या सी में कौन सा आंसर होना चाहिए भाई? लैमार्क या डार्विन? तो आप याद कीजिए, जब आप बचपन में क्लासेस में छोटी सी क्लास में पढ़ते थे कि चीज़ों को डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा डार्विन से। क्या मिलेगा बेटा? डार्विन, ठीक है, मैंने देखो बोला और चीज़ें आगे निकलने लगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है बेटा, it is a round green seeded pea plant RR
5y is crossed with the wrinkled yellow seeded plant, the seed to be produced in first generation. बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है. लॉ ऑफ डोमिनेंस है बेटा. क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? कि जब भी कोई भी करेक्टर्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो डोमिनेटेड होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. अभी लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया बेटा. सिंपल सी बात है, बात ये निकल के आती है कि जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई दिया गया है, इट मीन्स दैट इज द डोमिनेटेड करेक्टर. क्लियर? तो अब सिंपल सी बात है, तो अब कैपिटल आर कैपिटल क्या था? राउंड ग्रीन. तो होना कौन सा चाहिए था? राउंड ग्रीन. आंसर मीन्स बी. देखिए राउंड ग्रीन इज द राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा 13 क्वेश्चन में. ठीक है. द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या कहलाता है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, वेरिएशन या जीन. तो सिंपल सी बात है, आंसर आपको देना है इसका. आई एम वेटिंग फॉर दैट. जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, अपना आंसर आप नोट कीजिए, ए बी या सी डी. तो जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं बेटा, वो ये ध्यान से समझे कि आपको अपने आंसर लिखते जाना है और लास्ट में चेक करना है कि आपने कितने आंसर परफॉर्म किए. जितने भी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, 15-20 जितने भी हम कंप्लीट कर सकते हैं लिमिटेड टाइम. तो देखो सिंपल सी बात है, जी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक. वेरी गुड. बी कह रहे हैं आप बेटा. चलो देखते हैं यहाँ. हर्ष थोड़ा सा ध्यान दो, अगर दिमाग में जोर लगाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका. देखो बेटा जीन तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जीन एक छोटी सी यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं. दूसरा वेरिएशन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये चेंजेस हैं. फिनोटाइप और जीनोटाइप हो सकता है, लेकिन याद करो मैंने फिनोटाइप को पढ़ाया था, दैट फिनोटाइप स्टैंड फॉर द वर्ड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स that represent the physical character, and genotype means that represent the genetic constitution. So that answer is genotype. क्या होगा बेटा? genotype. Genotype is the right answer. नेक्स्ट है बेटा, write the scientific name of the plant on which Mendel carried out his experiment. मेंडल ने कितने एक्सपेरिमेंट दिए थे बेटा आपके? आप याद कीजिए, 2 एक्सपेरिमेंट दिए थे, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि किन चीज़ों को आपको लिंक करना है. मैं क्वेश्चंस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और डिस्कस कर रहा हूँ. तो राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट. इट मीन्स प्लांट्स क्या होंगे? विच ऑफ द मेंडल कैरिड आउट. उसका नाम था गार्डन पी, लेकिन आपको नाम क्या बताना है? साइंटिफिक. दैट इज पाइसम सटाइपम. दैट इज पाइसम सटाइपम. देखिए बेटा आंसर क्या है? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, मैच कर लीजिए. नेक्स्ट आता है बेटा, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके दे दिया गया है. अभी हमने ऑटोसोम्स पढ़े, दैट इज 22 पेयर्स. बट अगर हम स्पर्म या ओवा की बात करेंगे, द इन स्पर्म एंड ओवा कंसिस्ट ओनली 22 क्रोमोसोम्स, बिकॉज द स्पर्म एंड ओवा इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो स्पर्म और ओवा के पास अपने अपने क्रोमोसोम्स के हाफ होते हैं. मीन्स अगर हमारे पास 23 तो स्पर्म के पास 23 होंगे, जिसमें से और ओवा की बात करेंगे तो उसमें 23 होंगे. अब यहाँ ऑटोसोम्स की बात की गई तो 22 होंगे. सिंपल सा आंसर है. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा 16. 2 pink color flower on crossing result in 1 red, 2 pink and 1 white progeny. The nature of the crosses कैसा है भाई? सिंपल सी बात है, बोलो. डबल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन. भाई नो तो नहीं होगा, डबल भी नहीं हो सकता क्योंकि डबल किसमें होता है? डबल होता है एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में यहाँ पर कैरेक्टर्स शो रिप्रेजेंट नहीं किए जाते. बचता क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन. तो बेटा पॉलिनेशन में सिर्फ हम क्या बताते हैं कि प्लांट्स कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? करेक्टर शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, बचता क्या है? सिर्फ एक ऑप्शन ए. तो आंसर आपका ए होगा कोर्स. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट. A basket of vegetable contains carrot, potato, radish and tomato. Which of the following present the correct homologous structure? Carrot होगा या potato होगा? Carrot and tomato, radish and carrot या radish and potato? जो भी मुझे आंसर बताओ भाई, बोलो भाई. इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी, रेडिश एंड कैरेट. वेरी गुड, एकदम सही आंसर है बेटा आपका हर्ष. रेडिश एंड कैरेट इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट. अब आते हैं बेटा, मेंडल प्रपोज दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स. इसका आंसर क्या होगा बेटा हर्ष और बाकी स्टूडेंट्स?
It means one factor, two factor, one chromosome, two chromosome. Mendel proposed that every character is controlled by one factor, one. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं. Two factor is the right answer. Who is called father of genetics? Gregor John Mendel. What is the scientific name of the human beings? That is Homo sapiens. ये आपको याद करना है. नेक्स्ट है बेटा आपका the theory of chemical evolution of life was experimentally demonstrated by Operin, Miller and Urey, Mendel and Darwin. That is the right answer, Miller and Urey बेटा. कि मिलर एंड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट किया था केमिकल एवोल्यूशन को. उन्होंने क्या किया बेटा कि उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसमें कुछ लिक्विड फिल किया. लिक्विड के लिए अगर आप ले सकते हैं तो उन्होंने बोला एक शुगर सॉल्यूशन कहीं देखा मिलता है, कहीं से वाटर देखने को मिलता है, कहीं कोकोनट वाटर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर है आपका वाटर. फिर उन्होंने क्या किया, देन ही यूज टू इलेक्ट्रोड्स और उन्होंने हाई वोल्टेज करंट पास आउट किया. पास आउट करने के बाद इन्होंने चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि उसमें कुछ प्रोटीन्स बनना शुरू हो गए. तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड किया. फिर आता है नेक्स्ट जेनेटिक्स. बट जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ रिसेंबलिंग अमंग्स इंडिविजुअल्स, हेरिडिटी इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंसेस अमंगस्ट इंडिविजुअल्स या हेरिडिटी वेरिएशन. बताओ भाई क्या होना चाहिए आंसर इसका? चल देखिए बेटा जेनेटिक्स की बात करते हैं, आंसर चेक करते हैं इसका. हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये पढ़ चुके हैं हम लोग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा? विंग ऑफ अ बर्ड आर इन विंग ऑफ द इंसेक्ट्स आर. मैंने लास्ट क्लास में बताया था दैट इज द होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल या ए एंड बी. सिंपल सी बात है, दैट आर द बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स फॉर होमोलोगस ऑर्गन, जो देख मतलब आपका ओरिजिन अलग अलग है. ठीक है, क्लियर. इस तरीके से हमने 24 क्वेश्चन है हमारा. व्हाट इज इन हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है मैंने बताया था लास्ट क्लास में. द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंडेलियन फैक्टर. तो मैंने आपको बताया थे कि ऑफस्प्रिंग यानी हेरिडिटी यूनिट्स व्हिच इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने बेटा 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को. उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिले और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके बहुत फ़ायदा करेंगे क्वेश्चंस. आप इन चैप्टरों को कंप्लीट कीजिए. अदरवाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा. ओके, हैव अ नाइस डे.